चुप्पी शब्दों से ज्यादा बोलती है। एक रिश्ता जिसमें पहले हर बात पर तकरार होती थी, आज एकदम खामोश है। क्या ये प्यार है या दूरी? क्या ये भरोसा है या बस एक औपचारिकता? और जब एक बहू को एहसास होता है कि उसके अपने अब उसे रोकते भी नहीं, तो उसके दिल में कौन सा तूफान उठता है, जानिए इस सच्ची, दिल छू लेने वाली कहानी में। अगर आप भी रिश्तों की कद्र करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपकी सोच में चुप्पी प्यार की निशानी है या रिश्ते की कमजोरी। और है आगे बढ़ने से पहले इतना जरूर बता दीजिए कि किस शहर से आप इस कहानी को देख रहे हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया कर सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शाम के समय कोलकाता के एक पुराने लेकिन भव्य मकान के हॉल में दो लोग आमने सामने बैठे थे। एक ओर बैठे थे राजीव, जो घर के इकलौते बेटे थे, और उनके पास सोफे पर बैठी थी उनकी मां आशा देवी। दोनों चाय की चुस्कियां लेते हुए हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए घर की बहू मेघा हॉल में दाखिल हुई। मेघा ने उस दिन वेस्टर्न स्टाइल की एक शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, जिसे देखकर शायद किसी भी पारंपरिक घर में तुरंत टोका टाकी शुरू हो जाती। लेकिन यहां मामला कुछ अलग था। मेघा मुस्कुराते हुए सीधे अपनी सास और पति के सामने आकर बोली, मम्मी जी, राजीव, आज मुझे पब जाना है। वहां एक पार्टी है और मैं उसमें शामिल होना चाहती हूं। राजीव ने एक नजर उसे देखा, फिर अपनी चाय का कप रखते हुए कहा, ठीक है मेघा, जाओ एंजॉय करो। आशा देवी ने भी मुस्कुराकर हामी भर दी। हाँ बेटा, जाओ शौक से, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेघा ने एक पल को रुककर अगला वाक्य बोला, वहां मैं ड्रिंक भी करूंगी, शराब पी सकती हूं। आशा देवी ने सहज भाव से जवाब दिया, कोई बात नहीं बेटा, पार्टी में जाती हो तो पीना तो आम बात है, इसमें हर्ज क्या है। मेघा ने भौहें उठाकर तीसरा वाक्य जोड़ा, अगर मैं नशे में धुत हो गई और रात में घर ना पाई तो मैं अपने दोस्त के फ्लैट पर ही रुक जाऊंगी। इस बार भी न तो राजीव के चेहरे पर नाराजगी आई और न आशा देवी के लहजे में कोई आपत्ति। राजीव ने बड़े सामान्य स्वर में कहा, ठीक है, आना मत अगर नशा ज्यादा हो। वैसे भी नशे में बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। मेघा की आंखों में एक पल के लिए अजीब सी हैरानी चमकी। उसे याद आया कि शादी के शुरुआती महीनों में उसकी सास और पति उसके हर छोटे बड़े काम में राय देते थे और कभी कभी रोकते टोकते भी थे। लेकिन आज तो जैसे उन्हें परवाह ही नहीं थी। कुछ क्षण बाद मेघा ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे वहां जाने के लिए 400 रुपए चाहिए। राजीव ने अपनी जेब से वॉलेट निकाला, फिर उसे वापस रखते हुए कहा, कैश तो नहीं है, लेकिन ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, इसमें 2 लाख की लिमिट है, जितना खर्च करना चाहो कर लो, बस अपना ध्यान रखना। राजीव ने कार्ड उसके हाथ में थमा दिया और बिना कोई और सवाल किए फिर से अपने लैपटॉप पर टाइप करने लगे। आशा देवी भी उठकर रसोई की ओर बढ़ गई। मेघा वहीं खड़ी रह गई, कार्ड हाथ में लिए। उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। क्या सच में इन लोगों को अब मेरी कोई परवाह नहीं, या फिर ये बस दिखावे का रिश्ता निभा रहे हैं। वो बिना कुछ कहे ऊपर अपने कमरे में चली गई। कोलकाता की भीड़ भाड़ से दूर हावड़ा के पास एक आलीशान बंगले में पली बढ़ी थी मेघा। उसके पिता रतन चौधरी उस इलाके के बड़े बिजनेसमैन थे। घर में दौलत की कोई कमी नहीं थी। मेघा का एक छोटा भाई भी था, लेकिन वो विदेश में पढ़ाई कर रहा था। रतन चौधरी अपनी बेटी से बेहद प्यार करते थे। अगर मेघा 10 रुपए मांगती तो रतन हंसते हुए 1000 रुपए पकड़ा देते। नतीजा ये हुआ कि मेघा बचपन से ही हर चीज खुलकर जीने की आदी हो गई। वो कॉलेज के दिनों से ही अपने दोस्तों के साथ देर रात तक पार्टियों में जाती, पब में समय बिताती और घर लौटने में कभी जल्दी नहीं करती। रतन चौधरी ने कभी उसे रोका नहीं, बल्कि हमेशा यही कहा, बेटा, जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसे खुलकर जीना चाहिए। लेकिन वक्त बीता और मेघा की उम्र शादी के लायक हो गई। समाज में लोग बातें बनाने लगे तो रतन ने एक दिन गंभीर होकर कहा, मेघा, अब मुझे लगता है कि तुम्हारी शादी का समय आ गया है। मेघा ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन पिता के चेहरे की चिंता देख चुप हो गई। रतन ने पूछा, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, वरना हम तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। मेघा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं पापा, मुझे कोई पसंद नहीं।
आप जैसा चाहेंगे वैसा ही करूंगी। रतन खुश हो गए। उन्हें लगा कि उनकी बेटी समझदार है। कुछ महीनों बाद रिश्तों की तलाश में उन्हें राजीव का रिश्ता मिला। राजीव अपने पारिवारिक बिजनेस को संभाल रहा था। उसके पिता का कई साल पहले निधन हो चुका था और वो अपनी मां आशा देवी के साथ रहता था। रतन चौधरी को यह रिश्ता पसंद आया। घर में सास और पति के अलावा कोई नहीं। आर्थिक रूप से सक्षम परिवार और सबसे बढ़कर राजीव पढ़ा लिखा, समझदार और देखने में आकर्षक। जब मेघा की पहली मुलाकात राजीव से हुई तो उसे भी कोई आपत्ति नहीं हुई। शादी तय हो गई। शादी भव्य तरीके से हुई। रतन चौधरी ने दहेज में कोई कमी नहीं छोड़ी। महंगे गहने, ढेर सारे उपहार और पर्याप्त नकद। आशा देवी ने खुद कहा, यह सब हमारे पास है, इसे मेघा के अकाउंट में डाल दीजिए। शादी के बाद मेघा अपने ससुराल आई, लेकिन उसकी आदतें वैसी ही रहीं। साड़ी या सूट से ज्यादा उसे वेस्टर्न कपड़े पसंद थे। शुरू में राजीव और आशा देवी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि रिश्तेदारों से भी कहा, कपड़ों से इंसान को मत आकिए, दिल देखना चाहिए। मेघा को यह सुनकर अच्छा लगा कि उसका ससुराल ओल्ड फैशन्ड नहीं है। शादी को 6 महीने हुए थे जब मेघा का एक पुराना दोस्त करण विदेश से लौटा। वो शादी में नहीं आ पाया था और अब मिलने के लिए पार्टी की जिद कर रहा था। मेघा ने हामी भर दी। करण ने कहा, पार्टी पब में होगी, वही आना। मेघा ने छोटे कपड़े पहने और नीचे आई। राजीव ने उसे देखा और कहा, तुम चाहो तो स्टाइलिश कपड़े पहन सकती हो, लेकिन थोड़ा ढका हुआ हो तो अच्छा लगेगा। मेघा भड़क गई। जब मैं अपने मायके में ये कपड़े पहन सकती हूं तो यहां क्यों नहीं? राजीव ने समझाने की कोशिश की, लेकिन बात बढ़ गई। अंत में आशा देवी बीच में आई और बोली, जाने दो बेटा, अगर बहू को ये कपड़े पसंद है तो पहनने दो। उस दिन मेघा पार्टी में गई, शराब पी और घर आकर पति से उलझ पड़ी। अगले दिन भी उसे अपने शब्दों पर पछतावा नहीं हुआ। धीरे धीरे ये टकराव बढ़ता गया। फिर एक दिन आशा देवी ने राजीव से कहा, उसे उसके तरीके से जीने दो, समय आने पर खुद समझ जाएगी। इसके बाद उन्होंने मेघा को रोकना टोकना लगभग बंद कर दिया। जैसे ही मेघा ने राजीव के हाथ से क्रेडिट कार्ड लिया, उसके कंधों पर रखा हुआ स्टोल हल्का सा फिसला। वो उसे ठीक करती हुई सीढ़ियां उतरकर मुख्य दरवाजे तक पहुंची और एक पल के लिए ठिठक गई। दरवाजे के शीशे में उसका अपना चेहरा दिख रहा था। मुस्कान की जगह कुछ बेचैनी, आंखों के नीचे हल्की सी थकान की परछाई और मन में एक अजीब सा खालीपन, जैसे कोई परिचित आवाज दूर कहीं पुकार रही हो और वो उसे सुनना चाहती हो पर सुन न पा रही हो। जैसे भीतर से कोई पूछ रहा हो कि क्या यही वो आजादी थी जिसकी वो हमेशा बात करती आई थी, और क्या यही वो बेफिक्री थी जिसके लिए उसने कितनी दलीलें दी थी। उसने गहरी सांस ली, दरवाजा खोला। बाहर रात के शुरुआती धुंधलके में कोलकाता की गाड़ियों के हॉर्न और हवा में घुलती नमी ने उसका चेहरा छुआ। और उसी समय उसकी सहेली आरती की कार गेट के बाहर आकर रुकी। हल्की सी हेडलाइट की रोशनी, शीशे के पार हिलती हुई आरती की हथेली, जल्दी बैठ, देर हो रही है का इशारा, और वो अनमनी सी चाल में बरामदे की सीढ़ियां उतारने लगी। आरती ने खिड़की नीचे सरकाई। मेघा, सब तैयार? करण ने मैसेज किया है, सब लोग पब पहुंचे, हमें उठाकर चलना है। आज तो पूरी रात धमाल होने वाला है। सुनना, डीजे वही वाला है जो कॉलेज फेस्ट में आता था। मेघा को याद आया कि इस नाम पर वो कभी कितनी खुश हो जाया करती थी। उसके होंठों के किनारों पर मुस्कान आने की कोशिश हुई, पर वो मुस्कान किसी अदृश्य दीवार से टकराकर लौट गई। उसने कार्ड को पर्स में रखा, बैग की जिप बंद की और ड्राइवर साइड की सीट के सामने जाकर एक पल को खड़ी रही। आरती फिर बोली, ए बैठना, क्या हुआ? हील्स में दिक्कत है क्या? मेघा धीरे से बोली, कुछ नहीं, बस चलो। वो पीछे की सीट पर बैठ गई। दरवाजा बंद हुआ। कार की ऐसी की ठंडी हवा उसके चेहरे को लगी और उसे अचानक याद आया, ऊपर हॉल में बैठा राजीव। उसकी आंखों में न कोई शिकायत, न कोई तंज, न कोई आग्रह, बस एक सपाट सा स्नेह जो कहता था, जितना खर्च करना चाहो कर लो, अपना ख्याल रखना। और रसोई की तरफ जाती आशा देवी की धीमी धीमी चाल, बर्तनों की खनक और वो आवाज जो अक्सर कहती थी, खाना गर्म है, समय से खाओ, सेहत खराब होती है। आज कुछ नहीं कह रही थी, जैसे कोई धागा
जिसे वो अदृश्य उंगलियों से पकड़ना चाहती हो, पर वो धागा खिसक कर हवा में घुल जाता हो। कार चल पड़ी। आरती ने म्यूजिक ऑन किया। हल्की सी अंग्रेजी धुन बजने लगी। शहर की रोशनियां एक एक करके पीछे छूटती गई। गोल पार्क, फिर कीर्ति शेष, कहीं कहीं पान की दुकानों पर खड़े लड़कों की हंसी, कहीं पुरानी हवेलियों की बालकनियों में टंगी पीली लाइटें, कहीं किसी चाय वाले के स्टॉल पर उबलती केतली से उठती भाप, और सड़क किनारे पेड़ों पर ठारी धूल में नमी का चमकता हुआ बिंब। मेघा खिड़की से बाहर देखने लगी, पर उसकी आंखें कुछ और देख रही थी। शादी के बाद की वो पहली सुबह, जब उसने जीन्स टॉप पहनकर मंदिर जाने से मना कर दिया था, और आशा देवी ने बिना कुछ कहे प्रसाद उसकी हथेली पर रख दिया था। जब मन हो तब कर लेना कहकर मुस्कुरा दी थी। वो शाम, जब राजीव ने उसकी पसंद का पास्ता बनाना सीखा और किचन में मैदे से सूती एप्रन पर छोटी छोटी सफेद रेखाएं बन गई थी। वो रात, जब पार्टी से लौटकर उसने ऊंची आवाज में बातें की थी और आशा देवी ने सिर्फ इतना कहा था, पहले पानी पी लो, फिर सो जाना, कल सुबह सिर भारी रहेगा। और उसने उल्टे उत्तर दिए थे, कटु शब्द जिनका स्वाद अब तक उसकी जुबान पर एक कड़वे धब्बे की तरह चिपका था। आरती ने अचानक म्यूजिक धीमा किया। मेघा, तू बहुत चुप है आज। सब ठीक तो है? ड्रेस बहुत स्टनिंग है वैसे, और ये स्टोल क्लासी, पर तेरे चेहरे पर वो वाली चमक नहीं है जो पार्टी से पहले आती है। कुछ हुआ क्या राजीव से? मेघा ने पलकें झपकाई, जैसे किसी ने उसे नींद से हिलाकर जगाया हो। नहीं, यानी हां, पता नहीं। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे गर्दन में कहीं कोई गांठ हो जिसने शब्दों के रास्ते को संकरा कर दिया हो। आरती, आज मैंने उनसे कहा मैं पब जा रही हूं, ड्रिंक करूंगी, शायद रात में लौटू भी नहीं। और जानते हो, उन्होंने न नहीं कहा, उन्होंने बस कार दिया और बोले, जितना खर्च करना हो कर लो, अपना ख्याल रखना। और मम्मी जी, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, एकदम कुछ नहीं, बस ठीक है जाओ कहकर चली गई। पहले तो वो हर बात पर समझाती थी, कभी कभी रोकती भी थी, और राजीव, वो भी पूछते थे कि कब लौटोगी, क्या पहनोगी। अब जैसे कोई परवाह ही नहीं। आरती ने स्टीयरिंग पर उंगलियां थपथपाई, एक पल सोचा, फिर बोली, परवाह नहीं या विश्वास? देख, मैं जानती हूं कि हम लोग हमेशा कहते थे, काश ससुराल वाले मॉडर्न हो, रोक टोक कम करें। और तेरे केस में मुझे लगता है शायद उन्होंने छोड़ देना सीखा है। कभी कभी प्यार का मतलब पकड़कर रखने से ज्यादा खुला छोड़ देना होता है। मेघा ने माथे पर हाथ रखा, आंखें बंद कर ली, सीट की बैक पर सिर टिकाया, और जैसे भीतर कहीं कोई दरवाजा धीरे धीरे खुला। उस दरवाजे के पीछे यादों की एक लंबी गलियारा, जिनमें जलती बुझती लाइटें थी। एक शाम उसने ड्रिंक ज्यादा ले ली थी, घर लौटते वक्त ड्राइवर से तेज चलाने को कहा था, और चौखट पर पांव लड़खड़ा गए थे। राजीव ने संभाल लिया था, उसने हाथ झटक दिया था, मुझे मत छू। और आशा देवी ने पानी का गिलास पकड़ाया था, वो गिलास उसकी हथेली से गिरकर फर्श पर टूट गया था। कांच के टुकड़ों में उसका अपना चेहरा खामोश पर गया था। और अगले दिन उसने माफी तक नहीं मांगी थी, बस नाश्ता किए बिना कमरे में बंद होकर सो गई थी। आरती ने कार को थोड़ा धीमा किया, सिग्नल लाल था। सड़क के किनारे एक रेहड़ी पर जलती बुझती झालरें, और एक छोटे लड़के की आवाज, कुछ हो, चाट, पापड़ी, सेव। उसकी आवाज में एक भोला सा आग्रह। आरती ने फिर कहा, मेघा, एक बात पूछूं, क्या कभी तूने उनकी बातें सच में सुनी थी? मतलब बिना लड़ाई किए, बिना ये साबित किए कि तू सही है। क्या तूने कभी ये देखा कि वे क्या कहना चाह रहे हैं? हो सकता है कि हद से ज्यादा रोकटोक गलत हो, पर हद से ज्यादा ढील भी कभी कभी आईना बन जाती है, जिसमें अपनी ही आदतें एकदम साफ दिखने लगती है। मेघा ने आंखें खोली, बाहर देखा, सिग्नल हरा हुआ था। कार फिर चल पड़ी। उसने हिम्मत करके कहा, शायद मैं बुरी बन गई हूं। मैं सोचती रही कि ये मेरा घर है, मैं जैसे चाहूं वैसे रहूं, पर घर का मतलब सिर्फ मेरी इच्छाएं नहीं ना, वहां किसी और का दिल भी धड़कता है। और जब मैं पागलों की तरह अपनी बात मनवाने पर उतारू थी, तब उन्होंने कितनी बार चुपचाप मेरा इंतजार किया। दरवाजा खोला, पानी रखा, खाना गर्म किया,
एक शब्द तक नहीं कहा। और मैं हर बार यही समझती रही कि ये सब ओल्ड फैशन्ड है, मुझे बंधन में बांधना चाहते हैं। आरती मुस्कुराई नहीं, उसने सिर्फ एक सधी हुई दोस्त की सी आवाज में कहा, जानती है मुझे क्या लग रहा है? शायद वे तुझसे लड़ना बंद नहीं कर पाए। वे बस तुझे हारना सिखाना नहीं चाहते थे, क्योंकि प्यार में कोई हारता नहीं, या तो दोनों जीतते हैं या दोनों हारते हैं। उन्होंने सोचा होगा, जिन बातों को तू अनुभव से समझेगी वहां हमारी दलीलें बेकार हैं। तो उन्होंने तुझे तेरे अनुभव के भरोसे छोड़ दिया और साथ ही एक अदृश्य छतरी की तरह तेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया कि अगर तू भीगने लगे तो भी तू पूरी तरह तरबतर न हो जाए। मेघा के गले में कुछ अटकने लगा। उसने बैग से टिश्यू निकाला, आंखों की कोरों को हल्के से छुआ और धीमे से बोली, आज जब राजीव ने कहा जितना खर्च करना हो कर लो, तो मुझे पहली बार लगा पैसे से बड़ी कोई चीज है परवाह जो वो जताना बंद कर चुके हैं, या शायद उन्होंने जताने का तरीका बदल दिया है। मुझे कार नहीं चाहिए आरती, मुझे बस उनका एक ध्यान रखना चाहिए जिसमें प्रश्न हो, शरारत हो, थोड़ी सी रोक हो, थोड़ी सी बहस हो, जैसे घर की रोज की धूप छाव में होते हैं। आरती ने एक गहरी सांस ली। तो चल वापस चलते हैं। मेघा चौंकी, लेकिन करण, सब इंतजार कर रहे होंगे, तू कोई बहाना बना देगी। सिरदर्द, फैमिली अर्जेंसी, जो सच भी है, क्योंकि दिल का दर्द कोई छोटी बात नहीं होता। आज तेरा मन पार्टी में नहीं है, और पार्टी मन के बिना सिर्फ शोर है, रोशनी नहीं। चल मुड़ते हैं, आरती ने कहा, और अगली यूटर्न वाली कट पर सिग्नल मिलते ही कार घुमा दी। वापसी का रास्ता उसी शहर के भीतर एक दूसरा शहर था, जहां कंक्रीट की दीवारों के पीछे लोग अपने अपने कमरे में बैठे थे। टीवी की आवाजें, बच्चों की हंसी, कहीं दूर से आती इशारती, और कहीं कहीं ड्रम की देता देता एक सीढ़ीदार धड़कन। मेघा खिड़की से झांकती रही। उसने खुद से एक वादा किया, वो लौटकर बात करेगी। शिकायत नहीं, सफाई नहीं, बस दिल की बात, बेहिसाब, बेबाक, बिना किसी बहाने के, बिना किसी तर्क के। और जो गलती उसकी है वो उसे मान लेगी, क्योंकि कभी कभी सुरों को ठीक करने के लिए सबसे पहले सॉरी कहना पड़ता है। कुछ ही मिनटों में कार उसके घर के गेट के सामने रुक गई। आरती ने इंजन बंद किया, जैसे समय थोड़ी देर के लिए थम गया हो। उसने मेघा की ओर देखा। जा, जो कहना है बिना रोए शांति से कहना, और हां, रोना आ जाए तो भी मत रोकना। पानी से धूल धोती है, आंखों से धुंध। मेघा ने सिर हिलाया, थैंक यू कहा, दरवाजा खोला, बाहर उतरी, और फिर कुछ याद आया। वो वापस झुकी। आरती, सॉरी, आज तुझे ले आई। और फिर आरती ने हाथ हिलाकर बात काट दी। दोस्त को वापस घर छोड़ना भी पार्टी है, साइलेंट पार्टी। जा। मेघा ने मुस्कुराने की कोशिश की, और वही मुस्कान इस बार दीवार से न टकराकर उसके चेहरे पर ठहर गई। उसने बैग का स्ट्रैप कंधे पर ठीक किया, स्टूल संवारा, और भारी कदमों से नहीं, बल्कि किसी हल्की सी उम्मीद की ताल पर गेट के भीतर चली गई। बरामदे में लगी पीली बत्ती चींटियों की कतार पर फैली थी। फर्श पर किसी ने अभी अभी पानी छिड़का था। यकीनन आशा देवी, जिन्हें घर को हर शाम ताजा सांस देने की आदत थी। सीढ़ियों पर कदम रखते हुए उसे हल्की सी मसालों की खुशबू आई। रसोई में शायद दाल में तड़का डल चुका था। कड़छी की छन छन दूर तक सुनाई देती थी। हॉल के बाहर तक आते आते उसके कदम धीमे हो गए, जैसे किसी मंच के पर्दे के पीछे खड़ी अभिनेत्री पहली बार अपना संवाद सच में बोलने जा रही हो, बिना रिहर्सल, बिना प्रॉप्स, सिर्फ दिल की आवाज के साथ। हॉल में वही दृश्य था। राजीव सोफे पर बैठे थे, लैपटॉप खुला था, उंगलियां कीबोर्ड पर टिकी थी, पर चल नहीं रही थी, जैसे वे भी किसी बात का इंतजार कर रही हों। दीवार की घड़ी में सुइया 5 के बस थोड़ा आगे थी। टी टेबल पर आधा भरा चाय का कप, कोस्टर पर रखी चम्मच, और बगल में पड़ा अखबार जिसका पन्ना लाइफस्टाइल पर खुला था। शीर्षक कुछ था, आजादी और जिम्मेदारी का संतुलन। मेघा के होठों पर एक व्यंग्य सी मुस्कान आई। क्या संयोग था। फिर उसने खुद को संयत किया। उधर रसोई से आशा देवी ट्रे में 2 कटोरियां लेकर आती दिखी। एक में दाल, दूसरी में तड़के की खुशबू से भरा छोटा सा बर्तन, शायद घी।
और उनके चेहरे पर वही पुरानी थमी हुई उम्मीद कि दरवाजे से कोई आएगा, एक रोजमर्रा का सवाल पूछेगा, खाना गरम है? और वे कहेंगी, हां गरम है बेटी, पहले एक चम्मच खा ले। मेघा दहलीज पर एक पल खड़ी रही। उसके पैर जैसे उस पतले से लकड़ी के किनारे को महसूस करने लगे जिसने घर के बाहर की दुनिया और अंदर के आश्रय के बीच एक महीन सी रेखा खींच रखी थी। उसने दहलीज पार की, हॉल में कदम रखा और उसकी एड़ी का हल्का सा ठक जैसे किसी ने घंटी बजाई हो। राजीव ने चेहरा उठाया, आंखों में वही शांत लकीरें। कोई सवाल नहीं, कोई कहा जा रही थी नहीं, सिर्फ देखना, जैसे वे कह रहे हों। जो भी कहना कह लो। आशा देवी ने ट्रे टेबल पर रखी और प्रेम से बोली, आई बेटा, बाहर हवा ज्यादा होगी, एक शॉल ले लेना, गला बैठ जाता है। और फिर उन्हें जैसे तुरंत याद आया कि मेघा तो पार्टी को जा रही थी। उन्होंने वाक्य बीच में ही रोक लिया। मुस्कुराहट के पीछे एक हल्का सा सकुचाना छिपा और वे वापस ट्रे में चम्मच स्ट्रेट करने लगी। जैसे चीजों को सुव्यवस्थित करना मन को भी थोड़ा व्यवस्थित कर देता हो। मेधा की आंखों में इस बार पानी नहीं, एक स्पष्टता थी। वो आगे बढ़ी, टी टेबल के पास रुककर बोली, मम्मी जी। राजीव, क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? कमरे की हवा जैसे एक क्षण को स्थिर हो गई। घड़ी की सुई आगे बढ़ी। रसोई में कहीलो आंच पर रखी सब्जी ने हल्का सा कुलबुलाया और खिड़की के बाहर से किसी पतंग की डोर खींचने की आवाज आई। राजीव ने लैपटॉप बंद किया। ढक्कन की टक ने जैसे किसी अनकहे संवाद का पर्दा गिराया। उन्होंने कुशन पीछे किया, सीधा बैठ गए। आशा देवी ने उनके पास बैठते हुए अपनी साड़ी की पल्लू को हथेली पर समेटा। बोल बेटा। मेघा ने पर्स खोला, क्रेडिट कार्ड निकाला। उसे दोनों हथेलियों के बीच ऐसे पकड़ा जैसे कोई गलती से मिला हुआ अधिकार हो जो अब वापस करना जरूरी हो। जैसे कई दिनों तक साथ रहे किसी पराये सामान को उसके असली मालिक के हाथ में सौंपना हो। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि गले में वही गांठ फिर आ गई। उसने एक छोटी सी हूं की आवाज से उसे नीचे धकेला और फिर बहुत धीमे पर साफ साफ कहा, मैं पार्टी नहीं जा रही। राजीव ने आंखें झपकाए नहीं, बस देखा। आशा देवी ने भी कुछ नहीं कहा, बस उनकी उंगलियों का सिरा मेधा की कलाई के पास तक आया, जैसे कहना चाहती हो, ठीक है, बोलती रहो। मेघा ने एक और सांस भरी। और मुझे आपसे, आप दोनों से कुछ कहना है जो आज तक शायद मैं गलत तरीके से कहती रही या कह ही नहीं पाई। कमरे में न कोई हड़बड़ी थी, न कोई जल्दबाजी, बस एक गंभीर नर्म सी प्रतीक्षा। जैसे बारिश से पहले की हवा, जब बादल अभी पूरी तरह नहीं घिरे पर मिट्टी पहले से गीली होने लगती है। और यहीं इस हद तक आकर शब्दों ने मेघा के भीतर अपना रास्ता बना लिया। अब वो जो कहेगी वो शोर नहीं, स्वर होगा। जो आंसू आएंगे वे कमजोरी नहीं, स्वीकार होंगे। जो मौन आएगा वो दूरी नहीं, दरारों पर रखी रुई होगा। मेघा ने हाथ में पकड़ा क्रेडिट कार्ड धीरे से टी टेबल पर रखा, जैसे कोई भारी चीज अपने मन से उतार रही हो। उसने राजीव और आशा देवी दोनों की ओर देखा। उसकी आंखों में अब न चित थी, न चुनौती, बस एक सच्चा सा भाव था जो शायद शादी के बाद पहली बार उनके सामने आया था। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मम्मी जी, राजीव, आज मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। मैं हमेशा सोचती रही कि ये मेरा घर है और घर का मतलब है कि मैं अपनी मर्जी से जीऊं, जैसे चाहूं वैसे कपड़े पहनूं, जहां चाहूं जाऊं। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि घर सिर्फ मेरा नहीं है। यहां आपकी भी सांसें हैं, आपके भी जज्बात हैं। मैंने आप दोनों को सिर्फ अपनी आजादी की दीवारों से देखा और कभी उन खिड़कियों से नहीं देखा जहां से आपका प्यार और परवाह मुझे दिख सकती थी। राजीव ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन आशा देवी ने हल्के से उनका हाथ दबाकर रोका। मेघा आगे बोली, शायद मैं आदत से मजबूर थी। मायके में पापा ने मुझे कभी रोका नहीं, हर बार कहा कि बेटा खुलकर जियो। और मैं वही सोच लेकर यहां आई कि अब तो और भी आजादी होगी। लेकिन मैंने ये नहीं समझा कि शादी के बाद 2 लोगों की जिंदगी एक हो जाती है और उस जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए एक दूसरे की मर्यादा, एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखना पड़ता है। उसकी आवाज धीमी होते होते भर्रा गई।
मैंने आप दोनों को बहुत चोट पहुंचाई है, कपड़ों को लेकर, दोस्तों को लेकर, पार्टी और शराब को लेकर। मैंने कितनी बार बहस की, ऊंची आवाज में बातें की और यहां तक कि आपका दिल दुखाने वाले शब्द भी कहे। और आपने मुझे कभी जवाब में वैसा नहीं कहा जैसा मैं डिजर्व करती थी। उल्टा आपने चुप रहकर मुझे मेरी गलती का आईना दिखाया। आशा देवी की आंखों में नमी आ चुकी थी, लेकिन उनके होंठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। मेघा अब राजीव की तरफ मुड़ी। राजीव, जब आज मैंने तुमसे कहा कि मैं पब जाऊंगी, शराब पीऊंगी और शायद रात में घर नहीं आऊंगी, तो मैं तुम्हारे गुस्से की उम्मीद कर रही थी। लेकिन तुमने बस कहा, जाओ, अपना ख्याल रखना, और कार्ड दे दिया। वही कार्ड आज मुझे सबसे भारी लग रहा है, क्योंकि उसमें पैसे नहीं, तुम्हारी चुप्पी भरी हुई थी। राजीव की आंखें एक पल को झपकी और फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, मेघा, मैंने और मां ने तुम्हें रोकना इसलिए बंद किया क्योंकि तुमने साफ कहा था कि तुम अपने हिसाब से जीना चाहती हो। हम जानते थे जबरदस्ती कुछ नहीं बदल सकता, और हमें भरोसा था कि एक दिन तुम खुद समझोगी कि रिश्ते सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं चलते, वो समझौते और परवाह के धागों से बुने जाते हैं। मेघा की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। वो सोफे से उठकर सीधा राजीव के पास गई, घुटनों के बल बैठी और उसके पैरों को पकड़कर रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैं अब वही करूंगी जो इस घर की गरिमा को बनाए रखे। कपड़े भी वैसे पहनूंगी जो आपको और मम्मी जी को अच्छे लगे। पार्टी में तभी जाऊंगी जब आपको ठीक लगे, और शराब मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगी। बस आप दोनों मुझे वैसे ही डांटते समझाते रहिए जैसे अपने होते हैं। आशा देवी ने तुरंत उसे अपने गले से लगा लिया। बेटी, जो बीत गया उसे भूल जाओ। अब बस ये याद रखो कि घर की शान घर वालों के प्यार और अपने व्यवहार से बनती है। हम तुम्हें रोकेंगे भी, टोकेंगे भी और चाहेंगे भी जैसे अपने होते हैं। राजीव ने भी मेघा के आंसू पोंछते हुए कहा, हमने तुमसे बस यही चाहा था कि बहू बनकर इस घर की मर्यादा निभाओ, और अब जब तुम खुद कह रही हो तो हमें खुशी है कि तुम हमारे दिल को समझ गई हो। कपड़ों या जगहों से हमें परेशानी नहीं, बस इतना कि तुम्हारे हर कदम में गरिमा हो। मेघा ने सिर हिलाया और पहली बार उसके चेहरे पर वो सुकून था जो प्यार और अपनापन महसूस होने के बाद आता है। उस रात मेघा ने पार्टी छोड़कर घर पर ही आशा देवी के साथ रसोई में समय बिताया। राजीव के लिए अपनी पसंद से पास्ता बनाया और तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। हॉल में हंसी गूंज रही थी और कहीं दूर से आती ठंडी हवा में वो एहसास तैर रहा था कि इस घर की बहू ने आज सच में घर का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया है। उस दिन से लेकर आगे तक मेधा ने अपना वादा निभाया, और सच ही था, जब रिश्तों में मर्यादा और परवाह की खुशबू घुल जाती है तो घर सिर्फ चार दीवारें नहीं बल्कि एक सुकून भरा आशियाना बन जाता है। तो दोस्तों, अब जरा सोचिए, आप राजीव की जगह होते और आपकी पत्नी या घर का कोई सदस्य इस तरह अपनी मर्जी से जीने की जिद करता, आपको बार बार अनसुना करता और फिर एक दिन खुद आकर अपनी गलती मान लेता, तो आप क्या करते? क्या आप भी राजीव की तरह चुप रहकर उसे अपने अनुभव से सीखने देते, या फिर शुरू से ही सख्त होकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करते? सोचिए, कभी कभी रिश्तों में चुप्पी सबसे बड़ी सीख दे जाती है, और कभी वही चुप्पी दूरियां भी बना देती है। अगर आप होते तो क्या प्यार और सुलझेपन से बात संभालते, या गुस्से और तर्क से अपनी जीत साबित करते? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि हर किसी का तरीका अलग होता है और हो सकता है आपकी सोच किसी और के रिश्ते को बचा ले।